एक व्यक्ति हर दिन की तरह अपने घर से ड्यूटी के लिए तो निकलता है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी लौटकर अपने घर ही नहीं आता है और अगले ही दिन उसकी डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है कि जब इसकी असलियत उसके घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो वो लोग भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। उत्तरी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है गीता कॉलोनी। ये बात है इसी साल की 10 जनवरी 2024 की। दरअसल इसी गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देता है। लोग जैसे ही उस डेड बॉडी को देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी लाल किला पुलिस स्टेशन में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पर एक हल्का सा काला निशान दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर पुलिस भी अंदाजा लगाती है कि शायद इसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा पहचान पत्र नहीं मिलता है जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके। पुलिस अब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो जाती है पुलिस इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में खबर निकलवा देती है। साथ ही साथ उसका लगभग 2000 पंपलेट छपवा कर एरिया के तमाम इलाकों में चिपकवा देती है। लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है और ना ही कोई व्यक्ति थाने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 14 जनवरी 2024 को छावला पुलिस स्टेशन में 2 लोग पहुंचते हैं, जिनमें एक महिला और एक पुरुष होते हैं। व्यक्ति का नाम होता है राहुल यादव, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, और महिला का नाम है पूजा यादव। राहुल अपने साथ एक फ़ोटो लेकर छावला पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राहुल है और ये मेरी भाभी है पूजा। दरअसल मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम है हितेंद्र यादव। दरअसल हितेंद्र पिछले 3-4 दिनों से कहीं लापता हो गया है। ये बोलकर घर से गया था कि मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद घर वापस आया ही नहीं है। जब हम लोग उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ बता रहा है। जैसे ही राहुल वो फ़ोटो पुलिस वालों को दिखाता है, पुलिस वो फ़ोटो देखकर पहचान लेती है और राहुल से कहती है कि दरअसल इसकी हत्या कर दिया गया है। लाल किला थाने की पुलिस ने इस व्यक्ति की डेड बॉडी को बरामद भी कर लिया है। आप लोग वहां जाइए और जाकर पता करिए। छावला थाने की पुलिस जैसे ही इस तरह की बातें राहुल और पूजा से कहती है, राहुल और पूजा लाल किला पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां की पुलिस को फ़ोटो दिखाते हैं। वहां की पुलिस भी जब उस फ़ोटो को देखती है, देखकर पहचान लेती है। पुलिस दोनों को लेकर मोर्चरी में जाती है और उस डेड बॉडी को दिखाती है। इधर राहुल और उसकी भाभी पूजा जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, देखकर जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बड़ा भाई हितेंद्र है। आखिरकार हितेंद्र की पहचान हो जाती है। पुलिस दोनों से कहती है कि शायद किसी ने हितेंद्र की हत्या कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा हम इसकी डेड बॉडी तुम लोगों के हवाले कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम दोनों से हमको कुछ पूछताछ करना है। पुलिस दोनों को लेकर फिर से थाने में आती है और फिर दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस सबसे पहले राहुल से पूछताछ करती है कि हितेंद्र काम क्या करता था। इस पर राहुल की भाभी पूजा पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पति एक कंपनी में ऑडिट का काम करते थे और उनको एरिया नोएडा से उत्तराखंड का मिला था। दरअसल सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन वो घर पर आते थे और ज़्यादातर अपने कामों में ही व्यस्त रहते थे। 9 जनवरी 2024 को
काम के सिलसिले में घर से बाहर निकल गए थे। लेकिन शाम के समय जब मैंने उनके नंबर पर फ़ोन किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद मैंने अगले दिन सुबह तक भी लगातार फ़ोन करती रही, लेकिन मेरे पति का मोबाइल दोबारा कभी ऑन ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने इस बात की जानकारी अपने देवर राहुल को दिया। इधर राहुल को जैसे ही पता चला, राहुल भी अगले 2 दिनों तक हितेंद्र की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हितेंद्र का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसीलिए मैं आज राहुल को लेकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए छावला पुलिस स्टेशन में गई थी। जैसे ही पूजा इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस फिर से पूजा से पूछताछ करती है कि क्या तुम लोगों को किसी के ऊपर शक है कि हितेंद्र की हत्या कौन कर सकता है? क्या हितेंद्र की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? इस पर पूजा पुलिस वालों से कहती है कि नहीं साहब, मेरा पति बेहद ही सीधा साधा इंसान था, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार भी नहीं था। लेकिन राहुल पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, मेरे भाई के 2 दोस्त हैं, जिनमें से एक का नाम है रॉकी और दूसरे का नाम है जेम्स। दरअसल कुछ दिन पहले ही जेम्स और रॉकी की मेरे भाई से 1 लाख रुपए मांग रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा तकरार भी हुआ था। राहुल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस राहुल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे भाई ने उन दोनों से कर्जा लिया था? इस पर राहुल कहता है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मेरे भाई का एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम है जितेंद्र। दरअसल मैं अपने भाई की तलाश करते हुए जितेंद्र के पास गया था। जब मैंने जितेंद्र से पूछताछ किया तो जितेंद्र बता रहा था कि 9 तारीख को उसकी मुलाकात मेरे भाई से हुई थी। उसके बाद खुद जितेंद्र ही मेरे भाई को लेकर जेम्स और रॉकी के घर पर गया था। उसके बाद मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल सका। राहुल जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि शायद अब इस हत्या के बारे में हितेंद्र के दोनों दोस्त रॉकी और जेम्स ही कुछ बता सकते हैं। पुलिस रॉकी और जेम्स के घर का पता राहुल से पूछती है तो राहुल कहता है कि साहब, जेम्स चंदन विहार का रहने वाला है और रॉकी टैगोर टाउन का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही दोनों के घर का पता मिल जाता है, पुलिस जेम्स और रॉकी के घर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब दोनों के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि जेम्स और रॉकी दोनों अपना घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस दोनों का मोबाइल नंबर भी ले लेती है, लेकिन पुलिस जब दोनों के नंबरों पर फ़ोन करती है तो दोनों का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब दोनों का नंबर सर्विलांस पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार पुलिस 2 दिनों के बाद उन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब जेम्स और रॉकी से हितेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, दोनों बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। रॉकी पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, हितेंद्र की हत्या हमने ही किया है और हमको अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। दरअसल हितेंद्र दोस्त के नाम पर कलंक था। रॉकी पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हमको मालूम है कि राहुल ने आप लोगों को बताया होगा कि हितेंद्र ऑडिट का काम करता है, लेकिन ये झूठ है। दरअसल हितेंद्र ऑडिट का काम नहीं करता था, बल्कि लड़कियों की सप्लाई का काम करता था। साथ ही साथ लड़कियों की दलाली भी किया करता था। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है कि तुम इतने बड़े दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि हितेंद्र लड़कियों की सप्लाई और दलाली का काम करता था? इस पर दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साहब, उस धंधे में खुद हम दोनों भी उसके साथ ही शामिल थे। हम तीनों ही मिलकर इस धंधे को चला रहे थे। लेकिन दोनों जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद हितेंद्र के घर परिवार वालों को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल हितेंद्र अपने घर वालों को झूठ बताया था कि वो ऑडिट का काम करता है, लेकिन हितेंद्र ऑडिट का काम ना करके लड़कियों को होटल में सप्लाई का काम करता था। हितेंद्र ने अपने गिरोह में रॉकी और उसके दोस्त जेम्स को भी शामिल कर लिया था। दरअसल इस गिरोह में रॉकी की प्रेमिका प्रियंका भी शामिल थी। ये चारों मिलकर गांव देहात में जाकर गरीब घर की लड़कियों को फंसाकर उनको नौकरी दिलाने के नाम पर शहर में लेकर आते हैं और फिर उनको होटलों में सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं, उनके साथ काफ़ी मारपीट करते हैं और अच्छा खासा कीमत लेकर उनको धंधे में उतार देते हैं।
इस तरह का धंधा करके ये चारों अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन हितेंद्र इस बारे में अपने घर परिवार वालों से कभी नहीं बताता है। इसीलिए हितेंद्र जब अपने घर से निकलता है तो एक सप्ताह तक अपने घर से गायब रहता है और एक सप्ताह के बाद एक ही दिन अपने घर पे रहता है। लेकिन इस खेल में मामला तब बिगड़ जाता है जब इस घटना से ठीक लगभग 5 महीने पहले हितेंद्र अपने चारों दोस्तों के साथ बेंगलुरु के ललित होटल में लड़कियों की सप्लाई करने के लिए जाता है और होटल में बेंगलुरु की पुलिस छापा मारकर हितेंद्र को पकड़ लेती है और पकड़कर उसको जेल भेज देती है। इधर हितेंद्र जब जेल चला जाता है तो 3 महीनों तक जेल में ही रहता है। हितेंद्र को अब ये डर सताने लगता है कि अगर मैं जल्दी जेल से बाहर नहीं निकला तो इस बात की जानकारी उसके घर परिवार वालों को मालूम चल जाएगी। एक दिन रॉकी जब जेल में हितेंद्र से मुलाकात करने के लिए जाता है तो हितेंद्र रॉकी से कहता है कि जितना जल्दी हो सके मेरी जमानत करवा दो। उसके बाद रॉकी और जेम्स दोनों मिलकर 1 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं और तुरंत ही हितेंद्र की जमानत करवा देते हैं। जैसे ही हितेंद्र जेल से बाहर आता है आकर फिर से अपने धंधे में उतर जाता है, लेकिन उसके बाद रॉकी और जेम्स जब अपने 1 लाख रुपए हितेंद्र से मांगते हैं तो हितेंद्र पैसे वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसी बात को लेकर तीनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बार बार कहने के बावजूद भी जब हितेंद्र पैसा वापस नहीं करता है, आखिरकार एक दिन रॉकी और जेम्स हितेंद्र की कार भी छीन लेते हैं। कार छीनने के बाद उसके गिरोह से बाहर भी निकल जाते हैं, लेकिन रॉकी को मालूम था कि हितेंद्र का एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसीलिए रॉकी भी हितेंद्र को इस धंधे से बाहर निकालने के लिए जिस महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उसके पति को सब कुछ बता देता है। लेकिन इस बात की जानकारी हितेंद्र को मालूम चल जाता है कि उसका जो भी सीक्रेट था उसके दोस्तों ने ही उसको धोखा दिया है। इसीलिए अब हितेंद्र दोनों से बदला लेने का तय कर लेता है। लेकिन इधर जैसे ही हितेंद्र दोनों से बदला लेने की ठान लेता है, इस वजह से रॉकी और जेम्स काफ़ी डर जाते हैं। रॉकी और जेम्स दोनों सोच लेते हैं कि इससे पहले कि हितेंद्र उन दोनों के ऊपर हमला करे, दोनों मिलकर हितेंद्र को ही इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेते हैं और फिर हितेंद्र को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों जाकर हितेंद्र से मुलाकात करते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग लेते हैं। हितेंद्र भी दोनों को माफ़ ही नहीं कर देता है बल्कि दोनों के ऊपर पहले के जैसा भरोसा भी कर लेता है। उसके बाद रॉकी और जेम्स अपने षड्यंत्र में प्रियंका को भी शामिल कर लेते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 9 जनवरी 2024 को हितेंद्र के नंबर पर फ़ोन करते हैं। उस वक्त हितेंद्र अपने दोस्त जितेंद्र के साथ मौजूद था। जैसे ही फ़ोन करते हैं रॉकी हितेंद्र को अपने घर बुलाता है। हितेंद्र अपने दोस्त जितेंद्र से कहता है कि मुझे लेकर रॉकी के घर पर छोड़ दो। जितेंद्र उसको लेकर रॉकी के घर जाता है और वहां छोड़कर अपने घर वापस चला जाता है। उसके बाद जेम्स और रॉकी अपने दोस्त विपिन के साथ मिलकर हितेंद्र को अपनी कार में बिठा लेते हैं और शराब पिलाने के लिए ठेके पर लेकर जाते हैं। शराब तो पिलाते हैं लेकिन दिन भर गाड़ी इधर उधर घुमाकर अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। रास्ते में जब गाड़ी घुमाते हैं तो रास्ते में ही चारों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है ये तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर ही हितेंद्र की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जैसे ही हितेंद्र इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाता है उसके बाद हितेंद्र की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रात के समय ही गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास पहुंच जाते हैं और वहीं से उसकी डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दोनों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस इन दोनों के बयान पर उसके दोस्त विपिन और उसकी प्रेमिका प्रियंका को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी चारों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सभी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है, खास तौर पर इसकी असलियत जब हितेंद्र की पत्नी पूजा को मालूम चलता है तो पूजा पुलिस वालों से कहती है कि नहीं साहब, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। दरअसल मेरे पति ऑडिट का ही काम करते थे। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।